सो हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी टू विजय सूत्रा। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। सो गाइस, पिछले 2 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है इस देश में और दुनिया भर के चीजों में, तो उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से आप लोगों के लिए रेलेवेंट क्या है, हम उन न्यूज को कवर करने वाले हैं। और उन न्यूज में से जो एमसीक्यूज है ना, वो जनरली बनाए कैसे जाते हैं, हम उस माध्यम से यहाँ पर उन न्यूज़ को प्रेज़ेंट करेंगे। और इन न्यूज़ इवेंट्स को मैंने क्या किया है ना, मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। अब सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स। उसके बाद जो पॉइंट आ जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी मीडियम प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स। एंड जैसे कि आप हमेशा जानते हैं कि जो अगला वाला जो एंड वाला पार्ट रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी कि एक पर्टिकुलर स्टेट का जो जीके होता है ना, हम उस चीज़ को कवर करते हैं। ठीक है? तो अभी पिछले 2 दिनों में जो भी न्यूज इवेंट्स घटित हुए हैं उनके कंटेक्स्ट में जो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोबेबिलिटी का सवाल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी कि प्रधानमंत्री मोदी के संबंधित में, कि प्रधानमंत्री मोदी ने रिसेंटली कमीशन किया आईएनएस। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप। ठीक है, याद रखना, इंडियन नेवल शिप आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अरे, आईएनएस संशोधक एट विच पोर्ट इन जून 2026। ठीक है, तो ये सवाल है। अब इसमें कहाँ पर उन्होंने इसको कमीशन किया है, तो क्या उन्होंने उसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे किया है, क्या विशाखापट्टनम पोर्ट पे किया है, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पे किया है, या कोच्चन पोर्ट पे किया है। तो रिसेंटली जैसे आपको पता रहेगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं वो रिसेंटली कहाँ पे कौन से विजिट पे, कौन से स्टेट के विजिट पे गए हुए हैं। सो ही हैज गॉन फॉर द ओडिशा विजिट एंड साइमल्टेनियसली वो गए हुए हैं द वेस्ट बंगाल के विजिट में। तो यहाँ पर ये पोर्ट्स उन्हीं एरियाज के संबंधित में रहेगा। ठीक है, सो जेएनपीटी तो महाराष्ट्र में, तो वो नहीं होगा। कोची जो है साउथ में, तो वो भी नहीं होगा। विशाखापट्टनम एक्सट्रीम ईस्ट में, तो वो भी नहीं होगा। अंत में हो जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सो ये सब जो शिप्स हैं, इंडियन नेवल शिप्स, उसको कहां पर लॉन्च किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो जिसको कोलकाता पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो सवाल है, अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये क्रिकेट से संबंधित सवाल है कि जो हरमनप्रीत कौर है, ठीक है, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत प्रख्यात ये महिला हैं। तो हरमनप्रीत कौर, ये हिंदी में पढ़ लेता हूँ। महिला टी20 विश्व कप 2026 के दौरान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास में कौन सी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली क्रिकेटर बनी? क्या वो 150 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला उन्होंने, या 175 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है उन्होंने, या 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है उन्होंने, या 250 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है उन्होंने? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर आप रिसेंटली क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हरमनप्रीत कौर ने रिसेंटली, मैम ने क्या किया है, उन्होंने 200 टी20 मैच, जो अंतरराष्ट्रीय मैच है, उन्होंने वो चीज खेले। तो ये किसी भी महिलाओं के लिए, किसी भी महिला के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही बड़ी बात है। एंड क्रिकेट के अंदर भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि 200 इनिंग्स, 200 मैचेस इन्होंने खेल लिए हैं, इंटरनेशनल मैचेस। ठीक है, अगला जो है कि रिसेंटली एक कप हुआ था। ठीक है, एक मैच हुआ था। उस मैच के अंदर इंडिया ने कौन से टीम को डिफीट किया है इन द FIH नेशनल्स कप, FIH नेशंस कप? क्या इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया, क्या इंडिया ने जर्मनी को डिफीट किया, क्या इंडिया ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया, या इंडिया ने अर्जेंटीना को डिफीट किया? सो इंडिया ने रिसेंटली किसको डिफीट किया है? इंडिया ने रिसेंटली डिफीट किया है द न्यूजीलैंड को। ठीक है, इन्होंने compete किया था, ठीक है, न्यूजीलैंड और इंडिया ने। एंड इस डिफीशन में यहाँ पर इनको डिफीट किया गया। तो ये याद रखना कि FIH कप में रिसेंटली इंडिया ने किसको डिफीट किया है? न्यूजीलैंड को डिफीट किया हुआ है। ठीक है, अब अगले पे जाते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमस सवाल है ये कि आप सभी जो हैं एक क्रिकेटर हैं, जो वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं, जिन्होंने आईपीएल के अंदर भी खेला है, उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। सो वैभव सूर्यवंशी ने रिसेंटली एक बहुत ही प्रख्यात चीज किया था जिसकी वजह से उनका नाम चर्चे में आ गया था। कहा जाता है कि वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बाय स्कोरिंग द फास्टेस्ट लिस्ट A50 क्रिकेट। देखो, लिस्ट ए जो है ना, वो एक क्रिकेट का प्रकार है। ठीक है, ये एक क्रिकेट का टाइप है ना? तो उसी क्रिकेट के टाइप में, उसी क्रिकेट के तरीके में इन्होंने सबसे पहला टी20, सॉरी, इन्होंने सबसे पहला फास्टेस्ट 50 किया।
तो वो फास्टेस्ट 50 इन्होंने कितने गेंद में किए, 10 गेंद में, 11 गेंद में, 12 गेंद में या 13 गेंद में। तो इन्होंने रिसेंटली 11 गेंद में 50 रन बना दिए, जो कि इतिहास बनाया गया। मतलब आप देख सकते हो कि कितने भारतीय हैं जो यहाँ पे इतिहास बना रहे हैं। तो ये चीज याद रखना। और इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो 11 गेंदों में ये बनाने वाली चीजें हैं उसको इन्होंने तोड़ भी दिया, इंटरनेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है दैट इज चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, रिसेंटली बिकेम इंडियाज विच पर्टिकुलर कंपनी। क्या वो 25वीं नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनी? क्या वो 26वीं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनी? क्या वो 27वीं बनी या क्या वो 28वीं बनी? तो यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी द बिगर क्वेश्चन, है ना। तो ये जो है कौन से वे पे बने थे? तो रीसेंट न्यूज में रहा है, तो अगर आप कोई भी इंडस्ट्रीज को देखोगे उनमें से जो ये इंडस्ट्री है उसको 28वां सीपीएसई का टैग मिला। लेकिन यहाँ पे ये नवरत्न है क्या? तो आप हमेशा एक चीज याद रखना कि कोई भी यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, कि कोई भी जो बड़ी इंडस्ट्री होती है एक, वो बड़ी इंडस्ट्री का क्या होता है, उसके बड़े होने पे और उसको ये जो उसका टर्नओवर होता है, प्रॉफिट होता है, उसके बेसिस पे उसको डिवाइड किया जाता है। एंड वो डिवीजन जो होता है वो महारत्ना, मिनी रत्ना एंड नवरत्ना के अंदर होता है। तो उसी में से जो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसको नवरत्न का स्टेटस दिया गया है, ठीक है। सो नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न क्या है, ये कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं। एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर जैसे कंपनीज के अंदर आपको पता ही है होता क्या है कि 100% का स्टेक होल्डर, 100% के स्टेक्स होते हैं। अब अगर ये 100 के 100% अगर प्राइवेट लोगों के पास है तो उसको कहते हैं अपने प्राइवेट स्टेक होल्डर। अगर 100 के 100 अगर उसके पास अगर 100 के 100 गवर्नमेंट के पास है तो अपने उसको उस कंपनी को कहते हैं गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी। लेकिन अगर उसके अंदर पब्लिक प्लस मतलब लोगों के पास एंड गवर्नमेंट के पास एंड लोगों के पास एंड गवर्नमेंट के पास अगर दोनों के पास शेयर है उस कंपनी का तो इसको अपने कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। और यही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जब केंद्र लेवल पे वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को इकोनॉमी रिलेटेड काम करते हैं ना, इकोनॉमी को बड़े पैमाने पे रिलेटेड काम करते हैं ना, तो उसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अपने नाउ। रिसेंटली जो यूएनसीटीएडी है, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसके तहत इंडिया इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन in 2025 with a global share of ship recycling। मतलब अगर आप देखोगे कि भारत जो है ना, जो भी हमारे पानी के अंदर चलने वाले जो शिप्स होते हैं उसके अंदर अगर कुछ खराबी आ जाती है तो उस खराबी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि शिप्स की भी लाइफ खत्म होती है। तो जब वो शिप की लाइफ खत्म होती है तो उसे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लेके आया जाता है इंडिया के अंदर, और उस एरिया का नाम है अलंग। अलंग जो है वो गुजरात में है। और ये जो सेंटर है ना, ये शिप रिसाइकलिंग सेंटर है। मतलब वो शिप जब खत्म होने के कागार पे होता है तो उसको डिसमेंटल किया जाता है, उसके अंदर से अच्छी चीजें निकाल ली जाती हैं एंड ऑल दैट चीजें होता है। ऑलराइट, सो डिसमेंटलिंग सेंटर है ताकि शिप जो है बीच समुंदर में कहीं डूब ना जाए एंड ऑल, जिसकी वजह से और पर्यावरण का लॉस हो। तो वो चीज को केटर करने के लिए ये है। एंड रिसेंटली मतलब जो यूएनसीटीडी है उसने कहा है भारत का 35% शिप रिसाइकलिंग होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये याद रखना और अलंग याद रखना, ठीक है। अलंग गुजरात में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग सेंटर है। अगला जो यहाँ पे आएगा कि खुरासानी इमली, बहुत अभी रिसेंट इसमें था कि भाई ये एक इमली का प्रकार है, ठीक है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली खुरासानी इमली मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित होती है? क्या वो खजुराहो से संबंधित होती है?
क्या वो ओरछा से संबंधित होती है, क्या वो मांडू से संबंधित होती है, या क्या वो उज्जैन से संबंधित होती है? सो ये जो रहेगा ना, ये संबंधित है मांडू से, और ये जो इमली है ये मांडू से है, और इसके वजह से इसको एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो ये याद रखना। अब इसके बाद अपने बात करें तो अगला जो सवाल है कि तुषार मेहता, ठीक है, तुषार मेहता वॉज रीअपॉइंटेड, यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेता हूँ। तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पूर्ण युक्त किया गया है, जिनका नया कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है, जिनका नया कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है, ये याद रखो, ठीक है। अब भारत के अंदर आपको पता है कि भाई जो सरकार को सलाहकार देने वाला जो वकील होता है ना, इस देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर, उसको अपने कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड वही स्टेट के लेवल पे अपने उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेंटर के लेवल पे अटॉर्नी रहता है, तो अटॉर्नी जो है रिसेंटली तुषार मेहता को अपॉइंट किया गया, ऑलराइट, सॉरी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अपॉइंट किया गया। सॉलिसिटर जनरल जो है वो अटॉर्नी के नीचे होता है, जो अटॉर्नी के साथ काम करता है और अटॉर्नी जनरल के नीचे काम करता है, ठीक है। सो तुषार मेहता को अपॉइंट किया गया, तो उनको कब से रीअपॉइंट किया गया है, तो क्या उनको 2 अक्टूबर 2026 से उनका कार्यकाल शुरू होगा, 15 अगस्त 2026 से होगा, 1 जुलाई से होगा, 1 अप्रैल से होगा? तो अपने कल और आज की इवेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे लेटेस्ट में क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 1 जुलाई, ठीक है। ये लोग 4 महीने बाद की चीज क्यों अभी करेंगे, तो द आंसर इज गोइंग टू बी 1 जुलाई 2026। अगला जो सवाल है आपका कि जो 11वां ब्रिक्स 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जानी थी? नई दिल्ली में आयोजित की जानी थी, हैदराबाद में, या गुरुग्राम में, या बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये जो 11वीं ब्रिक्स की ऊर्जा मंत्रियों की सम्मेलन है ना, इसको गुरुग्राम में हरियाणा के अंदर इसको आयोजन करना गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब ब्रिक्स के बारे में हम पहले भी बहुत सारी बात कर चुके हैं कि भाई ब्रिक्स के अंदर कितने देश हैं, क्या हैं, ऑलराइट, तो वो सब चीजें अपन ने पहले भी बात करी हुई है। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सवाल है कि भाई इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्या उसे अविनाश साबले, क्या नीरज चोपड़ा, क्या किशोर झा, ठीक है, या क्या तजिंदर सिंह तूर, इनमें से किसको दिया गया है? इन चारों में से किसको दिया गया है? तो यहाँ पर आपको क्लियरली ये चीज पता चलेगी कि ये जो अवार्ड है दिया गया है किसको, नीरज चोपड़ा साहब को, क्योंकि अगेन जैवलिन के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी देयर। अगले सवाल की बात करें, अभी रिसेंटली ही ये वंस अगेन चर्चे में था ये थीम कि जो ओलंपिक्स डे की जब भी अपने बात करते हैं, ओलंपिक्स डे भी जून में ही सेलिब्रेट किया जाता है, तो ओलंपिक्स डे का थीम क्या था? मूविंग टुगेदर फॉर पीस, यूनाइटेड थ्रू स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस एंड ब्रेकिंग बैरियर्स, वन वर्ल्ड वन ओलंपिक स्पिरिट, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा कि ये जो पूरा है ना, दैट इज स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस एंड ब्रेकिंग बैरियर्स, ये है थीम। और कब सेलिब्रेट किया जाता है इसको? 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ओलंपिक्स डे को, तो ये याद रखना, ठीक है। और इसका थीम स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस एंड ब्रेकिंग बैरियर्स, ये था इसका थीम, ये भी याद रखना, ठीक है। अब अगला जो है, एक बीमारी है, और उस बीमारी को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने एक पर्टिकुलर मिशन की शुरुआत करी थी, एंड वो मिशन जनरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, ठीक है, एक्सेप्ट करती हैं। तो वो मिशन का नाम है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन। पिछले सेशन में अपने एनीमिया के बारे में अपन ने कुछ बातें भी करी थी। तो इट एम्स टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज इन इंडिया बाय विच ईयर? क्या वो 2035 तक एलिमिनेट करना चाहती है, क्या वो 2040, या 2047, या 2050? सो वो कौन से वर्ष तक इसे एलिमिनेट करना चाहती है? सो वो एलिमिनेट करना चाहती है 2047 तक। मतलब भारत जब विकसित भारत बनेगा, 2047 का जो अपना संकल्प है विकसित भारत बनने का,
उस पर्टिकुलर समय पे क्या होता है कि हमें हमारा ये भी संकल्प है कि हम जो है ना, जो एनीमिया का, सिकल सेल एनीमिया का इशू है ना, मसला है ना, उसे भी हम समाप्त करें। तो ये चीज याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी देयर। अपन ने कब लॉन्च किया है सिकल सेल एनीमिया डिजीज प्रोग्राम वाला? 1 जुलाई 2003 को अपन ने उसको एलिमिनेट स्टार्ट किया है। अगला जो सवाल आपका यहाँ बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, कि रिसेंटली जून 2026 में आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की अध्यक्ष किसने की? ठीक है, ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, क्या राजनाथ सिंह ने की, एस जयशंकर ने की, अजित डोभाल ने की, या टीवी सोमनाथन ने की? भाई राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, क्यों करेंगे भाई, विल यू डू दैट? ठीक है, सलाहकारों की बात हो रही है ना। एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है, अजीत डोभाल सलाहकार है ना। सो अजीत डोभाल साहब ने यहाँ पर क्या करा है, प्रिसाइड करा है ये जो राष्ट्रीय सलाहकार मीटिंग है ना उसको। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला जो रहेगा, अगला मूव करते हैं अपने मीडियम प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स के ऊपर। अब इसके अंदर सवाल क्या बन रहा है, सबसे पहला कि भाई एक बैंक है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक के तहत इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इट्स लार्जेस्ट मार्केट इन 2026। मतलब एशियन विकास बैंक एडीबी के अनुसार 2026 में भारत उसका सबसे बड़ा डैश बाजार बना रहेगा। क्या क्या भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक का सोवरेन लेंडिंग का सबसे बड़ा बाजार बना रहेगा, या एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा बाजार बना रहेगा, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग, या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट? मतलब इन सब में से एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा देगा? तो वो क्षेत्र होता है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग। ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह चीजों के ऊपर जो पैसा लगता है, उसके ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, अपना जो रोकान है ना, अपना इन्वेस्टमेंट है, उसको वो करता है। तो ये चीज याद रखना आप, ठीक है। तो इसके अंदर होगा। अगला जो रहेगा कि हाँ, अंडर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस, मतलब आरबीआई के रिवाइज्ड गाइडलाइंस के तहत जो कोलैटरल फ्री लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत, उसको बढ़ा दिया गया है कितने प्राइस तक? क्या उसे 1 लाख तक बढ़ाया गया है, 1.5 लाख तक, 2 लाख तक, या 3 लाख तक? तो उसे कौन से कितने तक बढ़ाया गया है? अब किसान क्रेडिट कार्ड जो है, ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो किसानों को दिया जाता है कि अगर किसानों को कुछ पैसे की आवश्यकता हुई, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर उन पैसों को, किसानों को अगर पैसे की आवश्यकता हुई तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें से पैसे निकाल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो एक्सेस टू क्रेडिट जो है ना, वो किसान क्रेडिट कार्ड काम करता है। तो आरबीआई ने उसका कोलैटरल, मतलब कोलैटरल फ्री, कि वो उतना पैसा निकाल सकते हैं बगैर कोई सिक्योरिटी दिए, तो वो किस लेवल तक बढ़ाया? तो वो उन्होंने बढ़ाया है 2 लाख रुपए तक। तो ये याद रखना, ठीक है, कि 2 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला जो है यहाँ पर, द हरियाणा जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट रिसीव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? ठीक है, तो ये जल संबंधित जो योजना है, इसको कहाँ से पैसा मिला? क्या इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा मिला, क्या इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा मिला, वर्ल्ड बैंक से, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो इसको जो पैसा है ना, वो मिला है कहाँ से? फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक। ये याद रखना कि वर्ल्ड बैंक से इनको पैसा मिला। अब देखो, बहुत सारे ऐसे भारत के अंदर स्कीम्स है, संस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जहां से विदेशों से भी पैसा आता है। अब वो विदेश से पैसा आता है, तो एक मेजर जगह जहां से विदेशों से पैसा आता है वो होता है इंटरनेशनल बैंक से। क्योंकि ये बैंक्स जो है ना, इनका मेन लक्ष्य होता है कि इधर पैसा इन्वेस्ट करके वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, ठीक है, तभी जाके वहां की चीजें अच्छी होंगी। तो ये कंटेक्स्ट है इसका। तो वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया। अगले सवाल की अगर अपने बात करें तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल का 2026-27 का जो बजट है, उसका टोटल आउटले कितना है, मतलब वो कितना है, कुल परिव्यय लगभग कितना होता है? क्या वो 3.12 लाख करोड़ है, क्या वो 3.85 लाख करोड़ है, क्या वो 4.38 लाख करोड़ है, या 5.10 लाख करोड़ है? तो ये एक फैक्चुअल नंबर है जो अपने को पता होना चाहिए था, क्योंकि रिसेंटली
वेस्ट बंगाल बजट की बात चल रही थी अभी न्यूज़ के अंदर, तो उस सिलसिले में ये जो पूरा बजट आउटले है वेस्ट बंगाल का वो 4.38 लाख करोड़ होता है, ठीक है, जिसको अप्रूव भी कर लिया गया है क्योंकि नई सरकार यहाँ पर बन चुकी है और वो नई सरकार ने क्या किया है, इस चीज को अप्रूव करके आगे भी बढ़ा दिया है, ठीक है। अब अगले सवाल की बात करें तो कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो भारत का सबसे पहला बना है, याद रखो साथियों, जो भारत का सबसे पहला बना है टू रिसीव 4 BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, 4 BIS साइमल्टेनियसली, मतलब लगातार उसको एक साथ 4 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेट्स मिले। तो वो कौन सा यूनिवर्सिटी है? क्या वो JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी या अन्ना यूनिवर्सिटी? तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। सो रिसेंटली ये इस यूनिवर्सिटी को 4 BIS के टैग्स मिले। अब वो क्यों मिले हैं? क्योंकि ये सही तरीके से क्वांटिटी मैनेजमेंट कर रहे थे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इन्होंने काम किया, इन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी पे काम किया और इन्होंने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे काम किया, ठीक है, तो इसलिए इनको मिला। अभी रिसेंट लेवल पे क्या हुआ है कि इंडिया ने, ठीक है, भारत ने हाल ही में अंगदान प्रतिज्ञाओं में कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया? मतलब भारत ने अंगदान का जो प्रोमिसेस है उसके कौन से नंबर को भारत के अंदर पार किया गया? क्या 1 लाख लोगों ने वो प्लेज किया, या 3 लाख लोगों ने, या 5 लाख लोगों ने, या 10 लाख लोगों ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैंने हमेशा आपको बोला है एक्सट्रीम गलत होते हैं, बीच का कोई ना कोई होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 5 लाख। तो यहाँ पे जो उत्तर है दैट इज 5 lakhs, ठीक है, दैट इज 5 lakhs। अगला जो रहेगा दैट इज यहाँ पर ये जो आपका अगला न्यूज है, ठीक है, ये अगले न्यूज में आप क्या देखेंगे कि जो ये व्यक्ति हैं दैट इज एलन ग्रीनस्पैन who passed away recently is best known for serving as the chairman of which particular entity? क्या वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हैं, या क्या वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के हैं, या क्या वो फेडरल रिजर्व के हैं, या फिर वो वर्ल्ड बैंक के हैं? तो इनमें से वो किसके होते हैं? तो वो होंगे द किसके होंगे ये, एक मिनट, ये होंगे फेडरल रिजर्व के, हाँ ये होंगे फेडरल रिजर्व के, ठीक है, ये फेडरल रिजर्व के होंगे। सो अभी रिसेंटली इनको ये नाम में इसके लिए क्योंकि इन्होंने जो है ना कुछ काम ऐसे किए थे जिसकी वजह से इनको कुछ खिताब मिले थे, टाइटल्स मिले थे, एंड उनमें से, ठीक है, इनके एक टाइटल था द माइस्ट्रो, ठीक है, द माइस्ट्रो। अगला जो रहेगा कि कुणाल शाह, ठीक है, कुणाल शाह, जिनको रिसेंटली व्हाट्सएप का जो सीईओ ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप अपॉइंट किया गया है, उन्होंने कौन सी कंपनी को फाउंड किया है? क्या जेरोदा को फाउंड किया है, या क्रेड को, या इनमोबी, या ड्रीम 11? देखो जेरोदा तो निखिल कामत एंड नितिन कामत का है, एंड क्रेड ही हैज लॉन्च्ड क्रेड, ठीक है, क्रेड के ये फाउंडर रहे हैं दैट इज कुणाल शाह, तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली एक और चीज बहुत ज्यादा न्यूज में थी, एंड वो जो चीज रहेगी, या वो जो पर्टिकुलर चीज रहेगा ना, वो क्या है, दैट इज तेब्लिजुमाब रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर अ वाइडर यूज इज एसोसिएटेड विद डिलेइंग द ऑनसेट ऑफ व्हाट? मतलब ये एक एंटीडोट तो नहीं, एक मेडिसिन है जो काम करता है एक पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ, ठीक है। अब क्या तेब्लिजुमाब टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज होता है, पार्किंसन डिजीज के लिए यूज होता है, टाइप 1 डायबिटीज के लिए यूज होता है, या वो अल्जाइमर डिजीज के लिए यूज होता है? तो वो यूज होता है टाइप 1 डायबिटीज के लिए, कि जो डायबिटीज है ना उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उस कंटेक्स्ट में यहाँ पर ये जो तेलिजुमाब है ना वो चीज यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगले की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर अगला सवाल क्या है, यस, सो ये आ गया। अब इंडिया प्लान्स टू ट्रांसफर पीएसएलवी टेक्नोलॉजी मतलब क्या?
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी टू स्टार्टअप्स थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये करेगा। देखो डीआरडीओ तो उसके अंदर कुछ रोल प्ले करता नहीं है, एनएसआईएल जो है वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्म है ऑफ द अपना दी एजेंसी। देन इनस्पेस हो गया एंड एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन हो गया। अब इनस्पेस रिसेंटली इन लोग ने शुरू किया था इसरो ने, ताकि वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड कर सके इन दी स्पेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना वो इसरो इनस्पेस के तहत वो प्राइवेट लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि वो लोग भी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जब आए तो थोड़े फास्ट, थोड़े गति के तहत वो आए। ठीक है, तो इन स्पेस के तहत ये चीज किया जाएगा, तो ये चीज का आपने क्या करना है, ख्याल रखना है। ओके, तो यहाँ पर अपन ने वो खत्म किया, दैट इज गोइंग टू बी दी पर्टिकुलर व्हाट डू यू कॉल द मीडियम प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स। अब यहाँ पर अपने आ जाते हैं कि गुजरात स्पेसिफिक जो चीज, मतलब जैसे हम हमेशा देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट को हम क्या करेंगे, हम कवर करेंगे, एंड उसी में से नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इन द प्रीवियस सेशंस में अपन ने क्या किया था, अपन ने दूसरे स्टेट्स को कवर किया था। ठीक है, अब वो जो दूसरे स्टेट्स होते हैं वो थे कौन से, दैट इज महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब स्टेट्स को क्या किया था, अपन ने कवर किया था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन अपने क्या करेंगे, गुजरात को कवर करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, उन उस कंटेक्स्ट में अपन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले सवाल पे जाते हैं कि जो नेशनल पार्क इन गुजरात इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन इन द वर्ल्ड। मतलब इन चारों में से गुजरात के अंदर एक पर्टिकुलर ऐसा नेशनल पार्क है जो सिर्फ और सिर्फ एशियाटिक लायन का घर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो वो कौन सा है, एंड वो है, ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क। अब देखो रणथंभौर नाम से ही पता चलेगा रणथंभौर कहाँ पे है, रणथंभौर का किला राजस्थान। देन कान्हा नेशनल पार्क, देन बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, और गिर नेशनल पार्क। सो आपने गिर के बारे में सुना है, ठीक है। सो गिर जो है, जो गुजरात के अंदर एक नेचुरल टोपोग्राफी है, वो एक ऐसा एरिया है जो विश्व के अंदर सिर्फ एकमात्र ऐसा स्थान है जो एशियाटिक लायंस का होम है। ठीक है, इट इज द नेचुरल अबोर्ड ऑफ एशियाटिक लायंस। अभी क्या किया जा रहा है कि यहाँ से थोड़ा बढ़ाया भी जा रहा है, मतलब ये एशियाटिक लायंस को दूसरे दूसरे नेशनल पार्क्स के अंदर भी रिप्रोड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा है। एंड लायंस को प्रिजर्व करने के लिए भारत में हमने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था विच इज नोन एज द नेशनल लायन प्रोजेक्ट। ठीक है, दैट इज प्रोजेक्ट लायन। प्रोजेक्ट लायन जैसे टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट टाइगर, वैसे ही लायन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट लायन हमने स्टार्ट किया है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो गिर के अंदर होता है, अब ये याद रखना है एनवायरमेंटल नेम ऑफ एशियाटिक लायन क्या होता है, पैंथेरा लियो परसिका। ठीक है, पैंथेरा लियो परसिका, सो ये याद रखना। अगला, सो एशियाटिक लायंस, अभी जस्ट अपन ने वही देखा कि भाई एशियाटिक लायंस जो है नेचुरली भारत के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, तो वो नेचुरली भारत के क्या, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र, जाहिर सी बात है वो गुजरात के अंदर ही नेचुरली पाए जाते हैं। एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, द पर्टिकुलर गिर नेशनल पार्क। ठीक है, नाउ गिर नेशनल पार्क में लायन सेंसस भी किया जाता है, ताकि लायन का आबादी कितना है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उन उस कंटेक्स्ट में ये पॉपुलेशन सेंसस किया जाता है। और एक डिजीज है जो लायंस के बीच में बहुत ज्यादा बीच में इंसान ने उसने हम लोगों को चिंतित में डाल दिया था, दैट इज केनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ठीक है, CDV, केनाइन डिस्टेम्पर वायरस। तो वो चीज जो था उसने लायंस को अफेक्ट किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लायंस का डेथ हो गया था ना। अगला जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, नाम सुना ही है आपने, अलग अलग स्टैचूज भारत के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इज डेडिकेटेड टू विच इंडियन लीडर, क्या वो महात्मा गांधी के लिए है, क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, क्या वो जवाहरलाल नेहरू के लिए, या क्या वो सुभाष चंद्र बोस के लिए। अब जाहिर सी बात है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया गुजरात में। ठीक है, एंड बनाया किसके लिए गया है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया के लिए। एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, इट इज गोइंग टू बी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। ओके, सो उनके लिए ये चीज बनाया गया है। अब
अगले की जब अपने बात करें, द नेक्स्ट वन दैट इज जो स्टैचू ऑफ यूनिटी अपन अभी जस्ट बात कर रहे हैं, तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई कहाँ गई है? ठीक है, इसको एक हिस्टोरिक साइट कहा जाता है, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू भी कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि है। इसको कौन से नदी के किनारे बनाया जा रहा है? तो वो नदी का नाम क्या है? क्या वो साबरमती नदी है, क्या वो तापी है, क्या वो माही है, या क्या वो नर्मदा है? तो उसको बनाया गया नर्मदा के बाजू में, क्योंकि नर्मदा इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स इन गुजरात, तो वहीं पर बनाया गया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ बनाया गया? नियर केवाड़िया। ठीक है, नियर केवाड़िया मतलब अहमदाबाद से इट इज नियरली 2-3 आवर्स। ठीक है, तो और वो जो है नर्मदा, दैट इज द सरदार सरोवर जो डैम है, या जो प्रोजेक्ट आप उसे कह सकते हैं, वो उधर ही पाया जाता है। अब अगला जो सवाल है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्ट है जिसको दीनदयाल पोर्ट कहा जाता है। अब यही दीनदयाल पोर्ट को पहले कौन से नाम से जाना जाता था? क्या उसको वेरावल पोर्ट, पोरबंदर पोर्ट, कांडला पोर्ट या मुंद्रा पोर्ट के तहत जाना जाता है? ठीक है, तो नाम रिसेंटली बहुत बदले भी गए हैं पोर्ट्स के, अलग अलग पोर्ट्स के। तो यहाँ पर वो जो पोर्ट रहेगा उसको कहा जाता है कांडला पोर्ट। ठीक है, कांडला पोर्ट, उसका नाम बदल दिया गया था गुजरात के अंदर। अगला जो सवाल आपका बनेगा दैट इज गोइंग टू बी, भारत का सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क कौन से एरिया के अंदर स्थित है? तो अगर आपको ये फैक्ट पता है, तो सबसे पहला भारत का जो मरीन नेशनल पार्क है ना, वो वन एंड ओनली दैट इज द गुजरात एरिया, एंड इन द गुजरात ऑल्सो कच्छ एरिया जो होता है ना, वो मरीन नेशनल पार्क के तहत उसको लोकेट किया गया है। तो गुजरात के कच्छ के अंदर ये इंडिया का फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ को किया गया था। अब मरीन नेशनल एरिया मतलब क्या हो गया? वहां पे जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड लेवल पे, इसके लिए उसको हम मरीन नेशनल पार्क यहाँ पे घोषित करते हैं। ठीक है, अगला जो रहेगा, द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इज बेस्ट नोन फॉर व्हाट? क्या वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, क्या वो सॉल्ट मार्श डेजर्ट के लिए जाना जाता है, क्या वो टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है, क्या वो वोल्केनिक प्लेटो के लिए जाना जाता है? आपको ये चीज पता है भाई, इंडिया के अंदर एक ही स्थान है जहां पर वोल्केनिक एस्पेक्ट देखने को मिला था, दैट इज बैरन आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, टी प्लांटेशन तो या तो साउथ में होगा या तो नॉर्थ ईस्ट में होगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, इट इज गोइंग टू बी ऑन वेस्टर्न घाट्स, देन नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज एंड अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर क्या है, रन ऑफ कच्छ में सॉल्ट मार्श डेजर्ट, मतलब ये एक सॉल्टी डेजर्ट है, सो दैट इज द रन ऑफ कच्छ। अगला जो सवाल आपका बनेगा कि जो इंडियन वाइल्ड एस सैंक्चुरी है इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ गुजरात? क्या वो गिर में, लिटिल रन ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ कंबाट में, या डांग फॉरेस्ट में? अब देखो, गिर में तो लायन है तो वहां नहीं रहेंगे, गल्फ ऑफ कंबाट मतलब गल्फ के इधर है, देन डांग फॉरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, एंड देन लिटिल रन ऑफ कच्छ मतलब ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ। जो बिगर रन ऑफ कच्छ है वहां पर बहुत बड़ा डेजर्ट है, लिटिल रन ऑफ कच्छ में थोड़ा ट्रांजिशन जोन है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? लिटिल रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, इट इज इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ। नाउ अगला जो सवाल रहेगा एंड आज का आखिरी सवाल है, दैट इज साबरमती आश्रम, जो कि महात्मा गांधी का वन ऑफ द अर्लीस्ट स्थान था इंडिया के अंदर। ये साबरमती आश्रम कौन से सिटी से संबंध रखता है? मतलब इसको कहाँ पर बनाया गया है? क्या इसको सूरत में बनाया गया गुजरात के, क्या इसको राजकोट में बनाया गया गुजरात के, अहमदाबाद में बनाया गया गुजरात के, या वडोदरा में बनाया गया गुजरात के? तो इसको बनाया गया है साबरमती नदी के किनारे, जो कि अहमदाबाद से पास होती है 1916 में। सो इसका उत्तर रहेगा अहमदाबाद। ठीक है, सो साथियों यही चीज हमने इस सेशन के अंदर करा, दैट इज जो भी पिछले 2 दिनों के महत्वपूर्ण घटनाएं हमने उसे कवर किया। ठीक है, एंड गुजरात के स्टेट स्पेसिफिक न्यूज को कवर किया। सो इस सेशन के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद साथियों, कमेंट करें अगर आपके कुछ भी डाउट्स है, एंड देन वील टेक इट अप इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी एंड जय हिंद।